बच्चों, आप सभी का डाउटनेट पर क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन अध्याय चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, कॉकरोच की। और इस कॉकरोच को आज खत्म करेंगे बेटा जी। यहाँ पर जनन तंत्र रह गया है ना, उसको समाप्त करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच के अंदर जो आखिरी टॉपिक रह गया था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही जटिल है, समझ में नहीं आता है। वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो था जनन तंत्र, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, नर जनन तंत्र की। फिर उसके बाद आज बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर जनन तंत्र। इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, कुछ बिंदु बताए थे। आइएगा, सबसे पहले नर जनन तंत्र जो होता है उसमें हमने सबसे पहला बिंदु पढ़ा था कि इनके अंदर वृषण जो होते हैं, टेस्टीज जो होते हैं, ये है ना, ये मैंने आपको बता दिए थे। एक जोड़ी मिल रहे थे, हाँ सर, कहां से, कौन से खंड में मिल रहे थे, चौथे से छठे उदरीय भाग में मिल रहे थे। ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था। ये चौथे से छठे उदरीय भाग में क्या मिल रहे थे, वृषण मिल रहे थे। ठीक है, फिर हमने बात करी थी ये प्रत्येक टेस्टीज यानी वृषण जो है 3 से 4 पालियों का बना हुआ था। किससे बना हुआ था, 3 से 4 पाली। ये 1 पाली, 2 पाली, 3 पाली, 4 पाली, है ना। 3 से 4 पालियां होती है और प्रत्येक पाली के अंदर क्या मिल रहे थे, अनेक क्या मिल रहे थे, पिंडक मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, इसके अंदर छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं, पिंडक मिल रहे हैं, पिंड मिल रहे हैं। ये हमने बात कर ली थी। फिर इन दोनों वृषण से क्या निकली थी, ये नलिका निकली थी जो जगह जगह पर फूल गई थी, जिसको हमने क्या बोला था, आपकी शुक्र वाहिनी नाम दिया था। वास डिफरेंस बोलते हैं, है ना। प्रत्येक वृषण से एक शुक्र वाहिनी, यानी इससे शुक्र वाहिनी, इससे शुक्र वाहिनी निकलकर किसमें जाकर खुल गई थी, इस संरचना में, जिसका नाम था शुक्राशय। ये संरचना जो थी इसका नाम था शुक्राशय। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको ये शुक्र वाहिनी, ये शुक्र वाहिनी है, ये जाकर खुल गई है किसमें, शुक्राशय में। ये भी बता दिया था। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर इसके बाद और खुलने के बाद में यहाँ पे शुक्राशय से फिर एक नलिका निकली थी जिसका नाम था, ये नलिका, ये यहां से शुक्राशय से निकली थी जिसका नाम था क्या, स्खलन नलिका, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये भी मैंने आपको बता दिया था, स्खलन नलिका, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई थी। एक बार मैं दिखा देता हूं, इधर देखिएगा। चौथे से छठे खंड में वृषण मिल रहे हैं, एक जोड़ी दिखाई दे रहे थे। ये वृषण इस तरीके से मिल रहे थे। हाँ सर, वृषण जो है वो 3 से 4 पालियों से बने हुए थे। ये एक पाली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, इस तरीके से 3 से 4 पालियां मिल रही है। ये भी समझ में आ गया था। डन। फिर पालियों के अंदर पिंडक मिल रहे थे। ओके, अब यहां से क्या निकली थी सर, ये नलिका निकली थी जिसका नाम है शुक्र वाहिनी। ये भी शुक्र वाहिनी जगह जगह पर ये फूल रही थी। ठीक है, कहां आकर खुल गई है सर, ये संरचना में। इस संरचना का नाम क्या है, ये संरचना का नाम है शुक्राशय। इस संरचना का नाम क्या है, शुक्राशय। इसके अंदर आकर खुल गई है। ठीक है, और क्या डाल देगी भाई, वृषण क्या ले, वृषण में क्या बनेंगे, शुक्राणु। यहां से शुक्राणु आकर यहां आ गए हैं। अब यहां से निकलेगी एक नलिका जिसका नाम है स्खलन नलिका। ये रही स्खलन नलिका, जिसका छिद्र जो था वो क्या कहला रहा था, नर जनन छिद्र, मेल जेनाइटल पोर। ये छिद्र जो है, इस छिद्र को हमने क्या बोला था, नर जनन छिद्र, मेल जेनाइटल पोर। यहां तक की बात मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया था ये जो शुक्राशय जो है, शुक्राशय, ये शुक्राशय जो था, ये शुक्राशय जो था, इस पर 3 चीजें याद रखनी है आपको। इस शुक्राशय पर क्या, ये अगर शुक्राशय है तो मैंने आपको बोला इस शुक्राशय पर आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या सर, क्या क्या याद रखना था, क्या, इस शुक्राशय पर कुछ छोटी छोटी नलिकाएं हैं, छोटी छोटी नलिकाएं थी, और कुछ बड़ी बड़ी नलिकाएं, और कुछ क्या है, बड़ी बड़ी नलिकाएं। कुछ छोटी छोटी नलिकाएं हैं, कुछ बड़ी बड़ी नलिकाएं हैं। ठीक है, और इस शुक्राशय के ऊपर एक और ग्रंथि मिल रही है। तो 3 चीजें आपने याद रखनी है। क्या क्या बेटा, ध्यान से सुनना, 3 चीजें आपने याद रखनी है। क्या,
ये जो लाल रंग का आपका शुक्राशय जो है, जिसके अंदर ये जो लाल रंग का शुक्राशय जिसके अंदर शुक्राणु आए हैं, हाँ जी आए हैं, आ गए यहां पर शुक्राणु, जी सर, यहां पर कौन आएंगे, शुक्राणु आएंगे, है ना, शुक्राणु अंदर यहां से जाएंगे, हाँ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने बात करी इस शुक्राशय के ऊपर, इस शुक्राशय के ऊपर तीन चीजें, क्या, एक छोटी नलिकाएं हैं, ये छोटी नलिका, ठीक है, ये बड़ी नलिका, और ये दोनों छोटी नलिका और बड़ी नलिका ये दोनों मिलकर क्या कहला रही है, मशरूम ग्रंथि। जी हाँ, ये जो छोटी नलिका है और बड़ी नलिकाएं हैं, इन छोटी नलिकाओं बड़ी नलिकाओं को मिलाकर हम बोलते हैं मशरूम ग्रंथि। और इस शुक्राशय के ऊपर एक और ग्रंथि है जिसका नाम है फैलिक ग्रंथि। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब जरा पढ़ लेते हैं इसको, देखिए क्या लिखा हुआ। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई थी, इजैक्यूलेटरी डक्ट यानी स्खलन नलिका, ये हम पढ़ चुके हैं। स्खलन नलिका जो थी, है ना, जिसका छिद्र क्या कहला रहा है, मेल जेनाइटल पोर। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है यहाँ पर, ये देख, ये स्खलन नलिका है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसका छिद्र क्या कहला रहा है, मेल जेनाइटल पोर, हिंदी में बोला नरजनन छिद्र, ठीक है। ये भी चीज समझ में आ गई थी, ओके। अब बात आ रही है इसके आगे का पॉइंट था, क्या, ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर छोटी छोटी थैलियां, इन्हें जिन्हें हमने सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय बोला है, एक ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल से संबंधित होती है, यानी एक ग्रंथि है जो शुक्राशय से संबंधित है। ये जो शुक्राशय है इससे संबंधित है एक ग्रंथि जिसका नाम है मशरूम ग्रंथि, मशरूम ग्लैंड, या इसको हम यूट्रिक्युलर ग्रंथि भी बोलते हैं, यूट्रिक्युलर ग्लैंड भी बोलते हैं। यानी ये जो छोटी नलिका, छोटी नलिका, बड़ी नलिका जो मिलकर क्या कहला रही थी, मशरूम ग्रंथि या यूट्रिक्युलर ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। क्या नाम देते हैं, यूट्रिक्युलर ग्रंथि भी नाम देते हैं। किसको, छोटी नलिका बड़ी नलिकाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं, मशरूम ग्रंथि या यूट्रिक्युलर ग्रंथि। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए मशरूम ग्रंथि, यूट्रिक्युलर ग्रंथि, क्या लिखा हुआ है, ये दो प्रकार की नलिकाओं की बनी होती है। लीजिए यही तो लिखा हुआ है, मशरूम ग्रंथि या यूट्रिकुलर ग्रंथि दो प्रकार की नलिकाओं की बनी हुई है, एक छोटी नलिकाएं और एक बड़ी नलिकाएं। अंदर की तरफ छोटी नलिकाएं, बाहर जो निकल रही हैं बड़ी नलिकाएं। डन, ओके जी। अब ये तो हो गई मशरूम ग्रंथि या यूट्रिकुलर ग्रंथि। अब एक और ग्रंथि है जो शुक्राशय के ऊपर है, उसका नाम क्या है, मशरूम के ऊपर एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉन्ग्लोब्लेट अगर नाम याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो छोड़ देना। फैलिक याद रखना, फैलिक, फैलिक याद रखना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर देख, यहां से इसके बाद जो चीजें आने वाली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कसम से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देख दोस्त, तेरे को ये शुक्राशय समझ में आ गया, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी, वापस से बनाऊं। ये देख, ये हमारा वृषण, ऐसे ही एक यहां पर भी होएगा वृषण, ठीक है। वृषण से क्या निकली गुरु, शुक्रवाहिनी निकली, ठीक है। शुक्राणु उक्राणु छोड़ दिए और यहां से क्या निकल गया आपका, स्खलन नलिका निकल गई है। ये मान लो स्खलन नलिका निकल गई है। अब ये चीज मैं यहां पर बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पर इसको हटा देता हूं और ये हम ऑलरेडी यहां पर बना चुके हैं, है ना, ये वाला पार्ट हम बना चुके हैं। ये वृषण स्खलन नलिका शुक्राशय में खुली, शुक्राशय से स्खलन नलिका निकली और स्खलन नलिका का जो छिद्र है वो नरजनन छिद्र था। डन, ओके। फिर हमने बात करी ये जो शुक्राशय जो है इसके ऊपर ग्रंथियां मिल रही हैं, कुछ छोटी नलिका अंदर है, बड़ी नलिका बाहर है, दोनों मिलकर मशरूम ग्रंथि यूट्रिकुलर ग्रंथि कहला रही थी और ऊपर की तरफ फैलिक ग्रंथि थी। अब इधर देखो,
फैलिक ग्रंथि कुछ ना कुछ स्त्रावित करेगी। भाई ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ तो स्त्रावित करेगी ना। हाँ सर, फैलिक ग्रंथि ने कुछ स्त्रावित किया। ग्रंथि है ना फैलिक ग्रंथि, हाँ ये ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ स्त्रावित करेगी। शुक्राशय के अंदर स्त्रावित करेगी। हाँ सर, शुक्राशय के अंदर स्त्रावित कर दिया। इन छोटी नलिकाओं ने भी कुछ स्त्रावित कर दिया, इन बड़ी नलिकाओं ने भी कुछ स्त्रावित कर दिया। स्त्रावित करने के बाद वो सारा का सारा स्त्राव शुक्राणु, वो सारा का सारा स्त्राव, ध्यान से देखना, वो सारा का सारा स्त्राव एक नलिका से नीचे आ रहा है। एक नलिका से नीचे आ रहा है। अब जरा सोच, शुक्राशय से कितनी नलिकाएं आ रही हैं? सर एक नलिका तो ये आ रही है जिसका नाम है स्खलन नलिका, जो शुक्राणु को लेकर आ रही है। किसको लेकर आ रही है? शुक्राणु को। और एक नलिका ये है, एक नलिका ये है, एक नलिका ये है जो किसके स्त्राव को लेकर आ रही है? छोटी नलिका, बड़ी नलिका, यानी मशरूम ग्रंथि जो पदार्थ स्त्रावित करेगी वो, और फैलिक ग्रंथि जो पदार्थ स्त्रावित करेगी वो। इन दोनों ग्रंथियों का स्त्राव इस नलिका से आ रहा है सर, ये वाली नलिका से आ रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, ये वाली जो नलिका है इन दोनों ग्रंथियों के स्त्राव को लेकर आ रही है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इस नलिका का नाम, अब इधर देख, इस डायग्राम में देखना, अब यहां पर आपको इस डायग्राम में दो नलिकाएं दिखेंगी, दो नलिका दिखेंगी। एक नलिका दिख रही है, देख ये वाली दिख रही है, हाँ सर, और एक नलिका दिखेगी तेरे को ये वाली, दिख रही है, दो नलिकाएं दिख रही है, हाँ सर, बस यही तो चीज समझानी। देखो दो नलिकाएं दिखेंगी यहां पर, एक ये वाली नलिका, एक ये वाली नलिका। एक को लिखा हुआ है इजैक्यूलेटरी डक्ट, एक को लिखा हुआ है डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। क्या? इधर देख, इधर देख, अब इस डायग्राम में देख। अब मैं पूरी की पूरी कहानी एक साथ मिक्स करके पढ़ाऊंगा। देख, वृषण, ओके, क्या बनाएंगे? शुक्राणु। किससे आएंगी? शुक्रवाहिनी से शुक्राणु आएंगे। किससे? ये जो शुक्रवाहिनी है ये लाकर छोड़ देंगे अंदर शुक्राणु। ओके जी, अब शुक्रवाहिनी से सारे के सारे शुक्राणु इसमें जाएंगे। किसमें? स्खलन नलिका में। स्खलन नलिका में सिर्फ शुक्राणु आ रहे हैं। आ गए? स्खलन नलिका का छिद्र मेल जेनाइटल पोर, डन, नर जनन छिद्र। ओके जी, अब दूसरा बिंदु जो मैंने अगले पेज पर बनाया, मैंने बोला ये शुक्राशय दिख रहा है, हाँ सर। इस शुक्राशय के ऊपर छोटी छोटी नलिकाएं भी हैं, बड़ी बड़ी नलिकाएं। छोटी नलिका बड़ी नलिका मिलकर क्या कहला रही है? मशरूम ग्रंथि। और ऊपर की तरफ जो मिल रही है ये हमारी फैलिक ग्रंथि। ठीक है, फैलिक ग्रंथि का स्त्राव, मशरूम ग्रंथि का स्त्राव, ये सारा स्त्राव एक नलिका से नीचे आ रहा है। और इसको हमने बोला है फैलिक नलिका। जी हाँ, ये जो नलिका जो है इसका नाम है फैलिक नलिका। फैलिक नलिका, इस नलिका का नाम क्या है? फैलिक नलिका। फैलिक नलिका। तो टोटल कितनी नलिकाएं तुमको दिखाई दे रही है? एक है स्खलन नलिका, एक है डक्ट ऑफ फैलिनी, डक्ट ऑफ फैलिक, डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड, डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड लिख देते हैं, फैलिनी फैलिक नलिका बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो फैलिक नलिका है इसका भी तो छिद्र है। हाँ सर, जैसे स्खलन नलिका का छिद्र था ऐसे फैलिक नलिका का छिद्र है, जिसको हम फैलिक छिद्र बोल रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? फैलिक छिद्र। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वाली चीज, अगर नहीं समझोगे ध्यान से। देख, वृषण शुक्राणु निकाले, ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होते हुए किसमें आए? शुक्राशय में। शुक्राशय से होते हुए ये किसमें जा रहे हैं? स्खलन नलिका में। डन। स्खलन नलिका का छिद्र क्या कहला रहा है? नरजनन छिद्र। ओके, शुक्राशय के ऊपर मशरूम ग्रंथि है और ऊपर एक और फैलिक ग्रंथि। मशरूम ग्रंथि छोटी नलिका बड़ी नलिका से बनी हुई है, इनका स्त्राव एक नलिका से आ रहा है जिसका नाम है फैलिक नलिका, जिसका छिद्र है फैलिक छिद्र। डन, क्लियर? आई बात समझ में? पक्का? अब एक बार यहां पर देख भी लेते हैं। देखिए, ये देखिए फैलिक एपर्चर लिखा हुआ है, फैलिक छिद्र बोलते हैं।
ठीक है, क्या लिखा था? मशरूम ग्रंथि के ऊपर फैलिक ग्रंथि मिलती है और इसकी जो लंबी सी नलिका जो होती है उसका छिद्र जो होता है उसको फैलिक एपर्चर बोलते हैं, फैलिक छिद्र बोलते हैं। डन। अब भाई साहब इसके आगे की कहानी और भी जबरदस्त है। अब इसके आगे और भी जबरदस्त चीजें हैं। अब आप मुझे बताइए टोटल आपको नलिकाएं कितनी दिख रही हैं? सर हमको ये 2 नलिकाएं दिख रही हैं। कोई तकलीफ नहीं है, चलें आगे। आइएगा आगे चलते हैं। अब इसी चीज को मैं वापस से बना रहा हूं, कुछ चीज समझानी है, ध्यान से देखिएगा। यह हटा दूं सारा या इस पेज पे बना देते हैं? चलो इधर देखिएगा, ये हमारा शुक्राशय, और ये हमारी फैलिक ग्रंथि, ये हमारी फैलिक ग्रंथि, ये हमारा शुक्राशय। वृषण थोड़ा सा छोटा करके बना रहा हूं क्योंकि और भी चीज बतानी है ना। ये हमारे वृषण है, वृषण से निकली क्या? शुक्रवाहिनी। आ गई शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहिनियों ने अपना स्त्राव डाल दिया किसमें? स्खलन नलिका में। ये स्खलन नलिका है। स्खलन नलिका का छिद्र नरजनन छिद्र है। ठीक है जरा, अब इसके बाद हमने बात करी, कुछ छोटी छोटी नलिकाएं थी और कुछ बड़ी बड़ी नलिकाएं थी, मिलकर क्या कहला रही थी? मशरूम ग्रंथि। और ऊपर कौन? फैलिक ग्रंथि। अब ये सारी नलिकाएं और ये फैलिक ग्रंथि का जो स्त्राव जो था वो इस नलिका से नीचे आ रहा था। इस नलिका का नाम आप जानते हैं क्या? फैलिक नलिका। डन, क्लियर। अब ये 2 छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, एक छेद ये रहा, एक छेद ये रहा, 2 छेद भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 2 छेद भी दिखाई दे रहे हैं। ये 2 छेद में से एक छेद का नाम क्या है? नरजनन छिद्र है। मार्किंग तो नहीं करनी है ना कौन क्या क्या है? चलो लिख देता हूं, ये स्खलन नलिका, उसका छिद्र क्या कहला रहा है? नरजनन छिद्र। और ये फैलिक नलिका। अब आप पूछेंगे ना सर ये ग्रंथियों का स्त्राव क्या है? अभी बताऊंगा। फैलिक नलिका और इसका छिद्र क्या कहला रहा है? फैलिक छिद्र। डन, ओके। अब इस डायग्राम पे वापस से आते हैं, एक एक करके चीज समझनी है। इस डायग्राम पे वापस से आते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको। और देखिए यहां पर आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। देखिए यहां पर तेरे को 2 नलिकाएं दिख रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली दिख रही है? हाँ सर, बस इतनी सी बात, ये दिख रही है? हाँ सर। अब ये नीचे यहां पर कहां पर आकर जुड़ रही हैं, किसमें खुल रही हैं, वो है इंपॉर्टेंट चीज। आइएगा, अब ये नीचे आकर किसमें खुल रही है, वो है इंपॉर्टेंट चीज। ध्यान से सुनना अब आगे की कहानी, ध्यान से सुनना। काइटिन याद है आपको? काइटिन, हाँ सर काइटिन याद है। काइटिन बाह्य कंकाल बनाता है। हाँ सर, किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर काइटिन जो है वो बाह्य कंकाल बनाता है। क्या बनाता है? बाह्य कंकाल बनाता है। इस डायग्राम को देखना एक बार, ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें सी वेंट्रल है, बी लेफ्ट वेंट्रल और राइट। ठीक है जी, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रल राइट। ठीक है, अब इधर देखना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में ध्यान से देखना।
लेफ्ट ये वेंट्रल और एक राइट। ये है बेटा तीन काइटिन की बनी हुई संरचना है। ध्यान से सुनना, ये तीन जो मैंने लाल रंग की बनाई है, ये तीन जो मैंने लाल रंग की बनाई है, ये है काइटिन की प्लेट्स, काइटिन से बनी हुई संरचना है जिनका नाम है फेलोमियर। इनका नाम है फेलोमियर। कितनी फेलोमियर है? तीन फेलोमियर है। ये वाली है लेफ्ट फेलोमियर, ये वाली, ये देख, ये वाली है लेफ्ट फेलोमियर, ये राइट फेलोमियर, और ये है आपकी वेंट्रल फेलोमियर। लेफ्ट राइट, देख ए कौन है? राइट है ना, ए दिख रहा है, ए कौन है? राइट फेलोमियर। ये इसको मेल गोनोफाइसिस भी बोलते हैं। देख अब यहां पर पढ़ क्या लिखा हुआ है, फैलिक एपर्चर। फैलिक एपर्चर का मतलब फैलिक छिद्र। मेल जेनाइटल पोर का मतलब नर जनन छिद्र। किससे जुड़ रहे हैं? कुछ काइटिन की संरचनाओं से जिनका नाम है फेलोमियर्स या गोनोफाइसिस कहते हैं। फिर से देख इस डायग्राम में, आराम से बता रहा हूं क्या। ये नलिका और ये नलिका के छेद थे, हाँ, इस नलिका का छिद्र नरजनन छिद्र, इस नलिका का छिद्र फैलिक छिद्र, ठीक है। ये दोनों छिद्र जो है, इन दोनों छिद्र के साथ साथ एक और ये भी, मतलब कुल मिलाकर ये छिद्र जो है ये एक संरचना से संबंधित है जिसका नाम है फेलोमियर। ये इसको हम मेल गोनोफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोमियर या नर गोनोफाइसिस। फेलोमियर या नर गोनोफाइसिस। और ये किससे बनी हुई है संरचना? सर ये काइटिन से बनी हुई है संरचना। डन। किससे बनी हुई है ये? सर ये संरचना काइटिन से बनी हुई है। चलो जी, इतनी सी बातें सुनने के बाद में, समझने के बाद में, कितने हैं फेलोमियर? तुमको कितने दिखाई दे रहे हैं? तीन। हाँ सर, तीन हमें फेलोमियर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से ये वाला है लेफ्ट, ये वाला है राइट, और ये वाला है वेंट्रल। वेंट्रल को हम क्या बोलते हैं? अधर। लेफ्ट राइट तो पता है ना, दायां बायां, ठीक है। सो टोटल कितने फेलोमियर हैं आपके? सर हमारे टोटल फेलोमियर हैं तीन। एक वेंट्रल है, एक राइट है, और एक लेफ्ट है। डन। समझ में आ गया? चलिए गुरु, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो वापस से ये दो नलिकाएं एक शुक्राणु को लेकर आ रही है और एक कुछ पदार्थ लेकर आ रही थी। ये दोनों नलिकाओं का छिद्र क्या कहला रहा है? एक है नरजनन छिद्र और एक है फैलिक छिद्र। ये संबंधित है किससे? एक काइटिन से बनी हुई संरचना जिसका नाम है फेलोमियर। टोटल फेलोमियर है तीन, एक है राइट, एक है लेफ्ट और एक है वेंट्रल। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए नरजनन छिद्र किससे संबंधित है? नरजनन छिद्र, मेल जेनाइटल पोर, और फैलिक एपर्चर, फैलिक छिद्र किससे संबंधित है? इसको हम अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? फैलिक एपर्चर।
एपर्चर का मतलब होता है छिद्र, ठीक है, और ये है मेल जेनाइटल पोर। तो मेरे ख्याल से डायग्राम से पता लग रहा है कि मेल जेनाइटल पोर तो किससे संबंधित है, वेंट्रल फेलोमियर से, और फैलिक छिद्र किससे संबंधित है, लेफ्ट फेलोमियर से। इधर देखिए, देखिए लिखा हुआ है, फैलिक छिद्र किससे संबंधित है, लेफ्ट फेलोमियर के, और मेल जेनाइटल पोर जो है वो किससे संबंधित है, वेंट्रल फेलोमियर से। देख ले, सामने लिखा हुआ है मेल जेनाइटल पोर वेंट्रल फेलोमियर, मेल जेनाइटल पोर वेंट्रल फेलोमियर, फैलिक एपर्चर लेफ्ट फेलोमियर, फैलिक एपर्चर फैलिक छिद्र लेफ्ट फेलोमियर। चल ये भी समझ में आ गया, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, ये फेलोमियर करेंगे क्या। अब इसमें लेफ्ट और राइट फेलोमियर पर देखना, कुछ हुक, कुछ मतलब कांटेदार संरचना है, कुछ हुक के जैसी संरचना होती है, हुक। देखना लेफ्ट और राइट में, देखना कुछ हुक जैसी संरचना। ये देख रहा है हुक, हुक देख रहा है, हुक देख रहे, हुक देख रहे, हाँ सर। इसमें सबसे बड़ा हुक किसमें, लेफ्ट वाली में, लेफ्ट वाली जो है उसमें बड़ा हुक है ना, समझ में आ गया। चल इधर देखना, ध्यान से देखना। पर्टिकुलरली सबसे पहले हमने किसकी बात करी, लेफ्ट फेलोमियर, जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये लेफ्ट फेलोमियर है, दिख रहा है ये वाला लेफ्ट फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर सबसे बड़ी एक चपटी काइटिन प्लेट का बना होता है, सबसे बड़ा होता है, मैंने आपको बता दिया। इस डायग्राम में भी मैंने आपको 3 फेलोमियर में से ये वाला सबसे बड़ा दिखाया है ना, तो सबसे बड़ा होता है बेटा ये। और इस पर टिटिलेटर, इसके शीर्ष पर हुक लगा होता है। स्यूडोपेनिस एक लंबे फूले हुए शीर्ष वाला भाग होता है। अब आप बोलेंगे क्या 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 क्या, देख ये एक संरचना है जिसका नाम है टाइटिलेटर, एक संरचना है स्यूडोपेनिस, एक संरचना है ए सेपरेट लोब, एक है एक्यूटोलोबस, एक है डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। 4 चीजें हैं। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा पहले तो इधर देख, लेफ्ट फेलोमियर पर देख, लेफ्ट फेलोमियर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है लाल रंग का लेफ्ट। इस लाल रंग के लेफ्ट फेलोमियर पर पहले तो ये सोच किसकी डक्ट आ रही है, किसकी नलिका आ रही है, फैलिक नलिका आ रही है। तो फैलिक नलिका का छिद्र इसमें आकर खुल रहा है। डन, एक तो चीज ये हो गई, ठीक है। उसके अलावा 3 नाम है, क्या क्या, एक है टिटिलेटर, ये है टिटिलेटर, और इस टिटिलेटर पर इस तरीके से एक पतला सा नोकीला सा हुक होता है, पतला सा नोकीला सा, इस तरीके से क्या होएगा, ये हुक नोकीला सा, हुक के जैसी संरचना है। कौन है ये, टिटिलेटर है, और ये हुक है। क्या कार्य करेगा अभी बताऊंगा। उसके अलावा एक संरचना है जिसका नाम है स्यूडोपेनिस, कूट शिशन बोलते हैं इसको। ये वाला जो संरचना है इसका नाम है कूट शिशन, स्यूडोपेनिस। और एक है कौन सा, एक है एसेप्टेट लोब। आपसे अगर ये नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये हुक जरूर याद रखना, जो किस पर मिल रहा है, टिटिलेटर पर मिलता है, टिटिलेटर, ठीक है। अब इधर देख, 4 चीजें थी। एक है टिटिलेटर जिस पर मिल रहा है ये हुक, टिटिलेटर पर इस तरीके से क्या मिल रहा है, हुक मिल रहा है। एक स्यूडोपेनिस है ये वाली संरचना, स्यूडोपेनिस। एक है एसेप्टेट लोब, एक है एक्यूटोलोबस भी होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक है डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऊपर से जा रही है चीजें, मैं बोलूंगा भाई तू क्यों जाने दे रहा है, सिंपल सी बात याद रख। तेरे को ये लेफ्ट फेलोमियर दिख रहा है, हाँ, इस लेफ्ट फेलोमियर में 2 वर्ड याद रख सकता है, 2 वर्ड। एक नोकीली सी संरचना है टिटिलेटर जिस पर हुक मिल रहा है, और एक स्यूडोपेनिस, बस इतनी सी बात याद रख। और इसमें कौन आकर खुल रहा है, किसका छिद्र, फैलिक नलिका का छिद्र आकर, खत्म, इतनी सी बात थी। डन। अब इंपॉर्टेंट मैंने हुक क्यों बोला, क्योंकि यहां पर देख लिखा हुआ है, ये जो हुक जो होता है ना, ये हुक मादा के अंदर एक ऊथिका होता है, उसमें एक छिद्र होता है जिसको खोलने का काम करता है। अभी हमने मादा नहीं पढ़ा, ऊथिका नहीं पढ़ा, जैसे ऊथिका पढ़ेंगे उसके अंदर, ऊथिका के अंदर छिद्र होता है, उसको खोलने का काम करता है। कौन, ये हुक। अब मादा में ऊथिका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चल हाँ जी, अब इसके बाद ये हमारी संरचना कंप्लीट हो गई है।
बस सर उनका क्या हुआ, उनका फेलोमियर का जो राइट था, वेंट्रल था, उनका क्या हुआ? अभी रुक जा, देख यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है। टेस्टिस में वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, हाँ जी होता है। सेमिनल वेसाइकल यानी शुक्राशय में क्या होता है, स्पर्म को हम स्टोर करते हैं, हाँ जी करते हैं। किसको? स्पर्म जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और सारे के सारे शुक्राणु एक गुच्छा बनाकर, एक गेंद सी बनाकर आपस में चिपक जाते हैं, जिसको हम स्पर्म बॉल बोलते हैं। शुक्राणुओं का गुच्छा चिपका हुआ है, आपस में चिपककर एक गेंद जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको हम स्पर्म बॉल बोलते हैं। अब याद कर, तेरे को याद आ रहा है, दो नलिकाएं थी मशरूम ग्रंथि की, एक छोटी थी नलिका और एक बड़ी थी, है ना? एक छोटी नलिका थी, एक बड़ी नलिका थी। डन? ओके जी। देख, जो बड़ी नलिका है वो एक झिल्ली निकालती है शुक्राणुओं की। ये जो बॉल जो होगी ना, ये शुक्राणुओं की बॉल है, ये शुक्राणु है, इनकी बॉल है ना? शुक्राणुओं की जो बॉल है, इसमें प्रत्येक शुक्राणु जो होता है, मान लीजिए शुक्राणु है ना? इसमें एक शुक्राणु के ऊपर, शुक्राणु जो होएगा उस शुक्राणु के ऊपर एक आवरण सा बनाएगी। समझ में आया भाई? शुक्राणु किसने बनाए? वृषण ने। वृषण ने शुक्राणु बना दिए, सेमिनल वेसाइकल में चले गए हैं, वहां पर रुके हुए हैं, स्टोर्ड हो रहे हैं, ठीक है। फिर जो लंबी नलिकाएं थी, मशरूम ग्रंथि की लंबी नलिकाएं, उन्होंने एक मेम्ब्रेन सिक्रीट की है, यानी एक स्तर, एक आवरण चढ़ाया है। इस संरचना को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या नाम दिया है? स्पर्मेटोफोर। तो जरा सोचिए, स्पर्मेटोफोर क्या था? शुक्राणु, उसके ऊपर एक आवरण। ये आवरण किसने चढ़ाया है? लंबी नलिका जो थी मशरूम ग्रंथि की। कार्य समाप्त, खत्म, समझ में आ गया। नेक्स्ट, जो छोटी नलिकाएं हैं वो क्या करती हैं? वो इसके अंदर पोषणीय पदार्थ भर देती हैं। यहां पर ये जो स्पर्मेटोफोर है, जिसमें शुक्राणु था, जिसमें बाहर एक झिल्ली थी, झिल्ली किसने बना दी है बेटा? झिल्ली तो बड़ी नलिका ने बना दी है, और छोटी नलिकाएं जो है अंदर पोषणीय पदार्थ भर देती है। चलो जी, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोफोर जो है, ये स्पर्मेटोफोर स्खलन नलिका में जब आता है, स्खलन नलिका में, तो स्खलन नलिका में ध्यान से सुनना है, स्खलन नलिका में एक और आवरण चढ़ रहा है। ये देख, स्खलन नलिका में एक और आवरण चढ़ गया। किसमें? इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है एक और कोट, एक और आवरण स्त्रावित कर देती है। जन, यानी अब स्पर्मेटोफोर पर कितनी स्तरीय हो गए? 2 स्तरीय हो गए। चलिए जी, अब जैसे ही, ध्यान से देख, यहां से आ रहा था, देख यहां शुक्राणु आए, इधर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर देखना, देख यहां से शुक्राणु आए, ओके सर, कौन आ गए? शुक्राणु आ रहे हैं। तो लंबी नलिकाओं ने कुछ स्त्रावित किया, छोटी नलिकाओं ने कुछ स्त्रावित किया। शुक्राणु जो था, उस शुक्राणु के ऊपर, इधर देखना, ये शुक्राणु था, इस शुक्राणु के ऊपर 2 झिल्लियां चढ़ चुकी हैं, 2 आवरण, एक, दूसरा आवरण। अब ये यहां से होते हुए यहां आ रहा था, जब ये यहां पहुंचा तो ये जो फैलिक ग्रंथि जो थी, फैलिक ग्रंथि का जो नलिका थी, उस फैलिक ग्रंथि की नलिका का स्त्राव, पर्टिकुलरली फैलिक ग्रंथि की नलिका का स्त्राव एक और आवरण चढ़ा देगा। कौन? फैलिक ग्रंथि जो है ये एक और आवरण चढ़ा देगी। फैलिक ग्रंथि एक और आवरण चढ़ा देती है, जिससे फाइनली स्पर्मेटोफोर कितनी स्तरीय हो जाता है? सर फाइनली स्पर्मेटोफोर जो है ये 3 स्तरीय हो जाता है। कितनी स्तरीय हो जाता है? 3 स्तरीय। ये देख, ये अंदर शुक्राणु, ध्यान से देखना बेटा, ये है अंदर शुक्राणु, और इस शुक्राणु के ऊपर 3 लेयर्ड मतलब 3 स्तरीय दीवार है। 1 2 3, समझ में आया? शुक्राणु जिसके ऊपर 3 स्तरीय दीवार है, याद रखना है। और ये 3 स्तरें किसने निकाली है?
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले किसने निकाली, पहली स्तर किसने निकाली बेटा, लंबी जो नलिकाएं थी, मशरूम ग्रंथि की जो लंबी नलिकाएं हैं उन्होंने निकाली। दूसरी स्खलन नलिका, स्खलन नलिका के अंदर दूसरी स्तर बनाई गई। फैलिक ग्रंथि के द्वारा तीसरी स्तर बनाई गई। तो टोटल कितनी हो गई है, 3 स्तरीय हो चुकी हैं ये। डन, समझ में आ गया। फैलिक ग्रंथि ने क्या किया, एक आवरण निकाला। मशरूम ग्रंथि की लंबी नलिकाओं ने एक आवरण निकाला, 2 तो ये हो गए। तीसरा किसने, स्खलन नलिका ने भी निकाला। जब स्खलन नलिका से जा रहा था तो उसके ऊपर भी निकाला। तो टोटल 3 स्तरीय शुक्राणु के ऊपर आवरण है। डन, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं इसको। ये स्पर्मेटोफोर 3 आवरण से ढका हुआ, अंदर क्या है, शुक्राणु है। ठीक है, जबकि छोटी नलिका ने अंदर पोषणीय पदार्थ भर दिए थे। डन, खत्म, ये था। अब आप बोलेंगे सर ये जैक्यूलेटरी डक्ट में मेल गोनोफोर था, यहां से क्या आ गया था, ये ऑब्वियस ही बात है। यहां से बेटा, यहां से क्या आएगा, शुक्राणु आएगा, उसके ऊपर जैसे यहां पर आएगा ये ग्रंथि से एक और स्तर बन जाएगा। अब यहां पर भी हुक होते हैं। अब ये हुक क्या करेंगे, मादा के अंदर जो योनि वाला भाग है उसको खोलने का काम करेंगे, खोलने का। ठीक है, ये हुक क्या करेंगे, जब एक नर संभोग करेगा तो ये हुक क्या करेंगे, मादा के अंदर जो जनन छिद्र होंगे उनको खोलने का काम करेंगे। डन, क्लियर, डंडना डंडन, ये है नर जनन तंत्र। इतना ही था नर जनन तंत्र। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, मादा जनन तंत्र की। बेटा देखिए, मादा जनन तंत्र, ये जितना नर जनन तंत्र कॉम्प्लिकेटेड है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मादा जनन तंत्र है। मादा वैसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको पता ही है ना। आइए मादा जनन तंत्र पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनके अंदर एक जोड़ी क्या मिल रहा है, अंडाशय मिल रहा है, जो दूसरे से छठे खंड तक होता है। याद कर, वहां पर एक जोड़ी वृषण चौथे से छठे खंड तक था, यहां पर दूसरे से छठे खंड तक क्या है, एक जोड़ी अंडाशय। डायग्राम में देख, ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, ये पूरा अंडाशय, ये अंडाशय दिख रहा है, ये अंडाशय दिख रहा है। सर ये तो नलिकाएं दिख रही हैं। यस, ये पूरा अंडाशय जो आपको दिख रहा है ना, ये जिसको हम अंडाशय बोल रहे हैं, ये 8 नलिकाओं से बना होता है। एक अंडाशय में 8 नलिका। इस अंडाशय में 8 फिक्स्ड है, यस फिक्स्ड है, देख लिखा। प्रत्येक अंडाशय, ओवरी का मतलब अंडाशय, 8 लॉन्ग का मतलब लंबी, ट्यूब्यूल का मतलब नलिका, यानी प्रत्येक अंडाशय 8 लंबी लंबी नलिकाओं का बना होता है, जिसको हम ओवेरियोल्स कहते हैं। क्या नाम कहते हैं, ओवेरियोल्स। अब इधर देख, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नलिकाएं, प्रत्येक को हमने बोला ओवेरियोल्स। 8 नलिकाएं मिलकर क्या बना रही है, एक अंडाशय। ऐसे ही 8 नलिकाएं मिलकर क्या बना रही है, एक अंडाशय। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी क्या, कि 8 लंबी लंबी नलिकाएं जो होती हैं, है ना, वो प्रत्येक नलिका को ओवेरियोल्स बोलते हैं, जो मिलकर क्या बनाती है, एक अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, अब एक नलिका में एक अंडाणु बनता है। बता मेरे को, दोनों अंडाशयों में कितने बनेंगे। अरे यार देख, एक नलिका में एक अंडाणु बनेगा तो 8 नलिकाओं में 8 बनेंगे। 8 अंडाणु इधर बनेंगे, 8 अंडाणु इधर बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, टोटल 16 अंडाणु बनेंगे कि नहीं बनेंगे। खत्म। बोलिए जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं थी, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों ओवरी की ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी संयुक्त होकर वेजाइना यानी योनि बनाती हैं। क्या सर, नहीं आया समझ में? मैंने कहा आज डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से देखेंगे। देख, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नलिका इधर, 8 नलिका इधर। प्रत्येक नलिका को ओवेरियोल बोला, जिसके अंदर एक अंडाणु है। ठीक है, ये मिलकर क्या बना रही है, अंडवाहिनी। क्या बनाई दोस्त, अंडवाहिनी। ये अंडाशय है
और ये अंडवाहिनी है। अंडाशय अंडवाहिनी तुमको दिखाई दे रहे हैं। अब ये अंडवाहिनी आकर ओपन हो रही है, ध्यान से देख, आकर ओपन हो रही है किसमें? वेजाइना में, यानी योनि में। बोलिए गुरु, यहां तक की बात भी समझ में आ गई? ये अंडवाहिनी किसमें आकर ओपन हो रही है? योनि में। चलो जी, आइए इस डायग्राम में देखते हैं। देख, ये कौन है? अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी दिख रही है, ये अंडवाहिनी दिख रही है। हाँ सर, अंडवाहिनी को अंग्रेजी में बोलते हैं ओविडक्ट, लिखा हुआ। तो ये अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी, दो अंडवाहिनी दिख, दोनों मिलकर एक कॉमन अंडवाहिनी बना दी, यानी समान नलिका। और ये जाकर ओपन हो रही है किसमें बेटा जी? योनि में। अब योनि कहां है? इधर देखना, ये है योनि, लाल रंग की बना रहा हूं, ये है योनि। इस योनि में आकर खुल रही है कौन? ये आपकी अंडवाहिनी। मैं पूरा डायग्राम ढंग से बनाऊंगा, ध्यान से देखना। इस डायग्राम में प्रॉपरली नहीं दिखता है, मैंने इस तरीके से बताया। देख, अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय के अंडवाहिनी, अंडाशय के अंडवाहिनी, दोनों अंडवाहिनी जुड़कर योनि में खुल रही थी। लेकिन इस योनि के ऊपर सर हमें एक संरचना दिखाई दे रही है। मैंने कहा यस, इस योनि के ऊपर एक संरचना दिखाई दे रही है। मैंने कहा बिल्कुल दिखेगी। ये जो संरचना जो तुमको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसका नाम है स्पर्मेथिका। इसका नाम है स्पर्मेथिका। अभी पढ़ेंगे उसको, क्या है स्पर्मेथिका। अभी सिर्फ इतना, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जाकर किसमें खुल गई? ये योनि में। डन, क्लियर? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जाकर, इसको यूं भी लिख सकते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी, पहले तो दोनों फ्यूज्ड हो गई और फ्यूज्ड होकर जाकर खुली किसमें बेटा? इस तरीके से योनि में खुल गई है। ठीक है जनाब, किसमें खुल गई है? योनि में। और योनि के ऊपर एक संरचना मिल रही है जिसका नाम है स्पर्मेथिका। ये योनि है और ये स्पर्मेथिका है। चलो सर, मेरे को लग रहा है आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अब इधर देखते कोशिश करेंगे पूरा। हाँ जी, दोनों ओवरी की ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी, ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी क्या हो रही है? संयुक्त हो रही है और संयुक्त होकर योनि में खुल जाती है। ठीक है, ओके। अब योनि जो है, ये योनि बॉडी के अंदर जेनाइटल चैम्बर में खुलती है। अब ये जेनाइटल चैम्बर क्या है? ये वर्ड आया है, ये वर्ड आया है, कहां पर आया है? याद कर, जब हमने बाह्य आकार की पढ़ी थी, याद कर, तो उस बाह्य आकार की में 7वां खंड 8वें और 9वें के साथ मिलकर एक बोट आकृति की संरचना बनाया था, जिसको तुमने जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर बोला था। याद आ रहा है? तो बेटा ये योनि कौन से खंड में है? सर ये योनि एक बोट आकृति की संरचना जिसमें 7वां खंड है, 8वां खंड है, 8वां और 9वां जो है वो 7वें में फ्यूज्ड हो गए थे। 7वां, 8वां, 9वां खंड जो था वो बोट शेप का था, इसको हमने जेनाइटल चैम्बर बोला।
तो जरा सोचिए योनि किस में मिल रही है, जेनाइटल चैम्बर में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये बिंदु यहां लिखा हुआ था। वेजाइना यानी योनि बॉडी के जेनाइटल चैम्बर में होती है, खत्म। ये जेनाइटल चैम्बर था, 7वां 8वां 9वां खंड जो था बोट आकृति की संरचना बनाई, इसको जेनाइटल चैम्बर बोला जिसमें योनि है। चलो ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम था हमारा, ठीक है। अब इसमें देखिए 7वां, ध्यान से देखना, यह है 7वां 8वां 9वां, बाकी 10वां बहुत छोटा सा होता है। क्या ये बोट आकृति की तुमको संरचना नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, 7वां 8वां 9वां, खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है। चलें आगे, आइए ये हटा दो यहां से, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा, 7वां जो है वो नौकाकार होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। 7वां जो है वो नौकाकार होता है, 8वें और 9वें के साथ जुड़कर एक जनन कोष जेनाइटल या ब्रूड पाउच बनाता है, जेनाइटल चैम्बर कहलाता है। डन, कोई तकलीफ नहीं थी, हम ऑलरेडी पढ़ लिए भाई। 7वां 8वां 9वां एक बोट आकृति की संरचना बनाया जिसको हम जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच बोल रहे हैं। डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। चलिए अब आप मुझे बताइए, जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच है ना, क्या इसमें 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 ये जेनाइटल चैम्बर में योनि है? हाँ। स्पर्मेथिका भी है। कौन थी ये? कौन था बेटा ये? स्पर्मेथिका भी तो है, नहीं है? अरे ये स्पर्मेथिका इसी जेनाइटल चैम्बर में नहीं है। देखिए लाइन पढ़, स्पर्मेथिका एक जोड़ी होते हैं। सर आपने तो एक दिखाया, एक पीछे थोड़ा सा साइड में होता है, मतलब दो होते हैं ना। तो स्पर्मेथिका जो होते हैं एक जोड़ी होता है और ये जेनाइटल चैम्बर से संबंधित होते हैं। लो जी, जेनाइटल चैम्बर में मिल रहे थे, जेनाइटल चैम्बर वही बोट की आकृति की संरचना, और ये अनइक्वल साइज के होते हैं। चल मैं यहां पर दिखा देता हूं, एक ऐसा है और एक ये वाला है। अब मुझे बताओ कितने दिखाई दे रहे तुमको स्पर्मेथिका? दो दिखाई दे रहे, एक जोड़ी दिखाई दे रहा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। साइज मतलब कैसे होगा, इक्वल है अनइक्वल है? अनइक्वल है कि नहीं है? तो अनइक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। दोनों स्पर्मेथिका एक ही छिद्र द्वारा जनन कोष में खुलते हैं, यानी ये दोनों एक ही छेद में ओपन होंगे, यानी इनका छेद कॉमन होएगा, ठीक है। अब यहां तक की बात तो ठीक है, आगे क्या होएगा, आगे ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से अगली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनाइटल चैम्बर जो बोट आकृति की संरचना है उसमें एक जोड़ी कोलेट्रियल ग्लैंड भी मिल रही है। अब साहब ये कोलेट्रियल ग्लैंड कहां पर है? आइए देखिए, डायग्राम देखिएगा, डायग्राम डायग्राम देखिएगा, ये वाला डायग्राम कौन से रंग से बना है? हरे रंग से बनाते हैं। चलो देखिएगा, ये कोलेट्रियल ग्लैंड है, ये जो हरे रंग की मैंने बनाई है ये कोलेट्रियल ग्लैंड है। इधर भी, और रंग बचे नहीं थे मेरे पास इसलिए ये वाले रंग से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कौन है बेटा? कोलेट्रियल ग्लैंड है, कोलेट्रियल। थोड़ा सा डार्क हरा कर दूं, अब ठीक है। ओके, चलो जी। अब ये जो हरे रंग की शाखित संरचना तुमको दिखाई दे रही है, हाँ, जो योनि के पास में दिखाई दे रही, एक ये, एक ये है कोलेट्रियल ग्लैंड। आइए यहां पर भी बना देते हैं।
ये हमारी कोलेट्रल ग्लैंड है, ठीक है। पढ़ देख क्या लिखा हुआ है। जेनाइटल चैम्बर में एक जोड़ी कोलेट्रल ग्लैंड मिलती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, यानी शाखित होती है। और इन दोनों में से जो लेफ्ट वाली होती है वो ज्यादा शाखित होती है। देख, मैंने डायग्राम में जान पूछकर यहां पर ज्यादा शाखित कौन सी बनाई है, ये वाली की वाली, लेफ्ट वाली कि राइट वाली, लेफ्ट वाली कि राइट वाली, दिमाग लगा। ये वाली लेफ्ट वाली, सामने से देखोगे तो ये लेफ्ट है, वैसे अगर मेरा देखोगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट वाली है, ये वाली, ये ज्यादा शाखित है कंपैरेटिव टू राइट वाली। आपका लेफ्ट है ना, इसका लेफ्ट नहीं, कॉकरोच का लेफ्ट नहीं, आपका लेफ्ट। जब आप सामने से इसको देखोगे तो ये वाला पोर्शन कौन सा दिखाई देगा? सामने से जब आप इसको देखोगे तो ये लेफ्ट दिखाई देगा, ये राइट दिखाई देगा। लेकिन कॉकरोच का खुद का ये कौन सा होएगा? अगर मैं कॉकरोच हूं तो मेरा कौन सा होएगा? ये राइट। तो आपका लेफ्ट जो है ना ये वाला, और कॉकरोच की कौन सी हो गई? राइट हो गई। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा करता है, हालांकि प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना सा याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए जी, तो लेफ्ट वाली जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा शाखित होती है ना, और ये भी कॉमन छिद्र द्वारा जेनाइटल चैम्बर में खुलती है, यानी ये भी एक छिद्र से जेनाइटल चैम्बर में खुलेंगी। अब करेंगी क्या? जेनाइटल चैम्बर यानी यहीं पर वेजाइना में, ये भी वेजाइना में है, करेंगी क्या? ये पूछेंगे ना सर, ये करेंगी क्या? आई 3 जोड़ी अनियमित काइटिन की प्लेट्स होती हैं जो एक पर्दे के समान लटकी होती हैं। इन्हें ओवीपोजिटर या फीमेल गोनोफाइसिस कहते हैं। जनन कोष्ठ का पश्चिम भाग ऊथिका चैम्बर कहलाता है। ऊथिका पोर द्वारा बॉडी में खुलता है। भाई साहब कुछ भी समझ में नहीं आया आपको? ये वाली लाइन है ना, ये समझ में नहीं आई। अब ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में आपको काइटिन की वापस से प्लेट दिखाई देंगी। 1 2 3, सिमिलरली एक यहां पर, दूसरी यहां पर, और तीसरी यहां पर। ये काइटिन की क्या है बेटा? प्लेट है। काइटिन की क्या है? प्लेट है। काइटिन की प्लेट है यहां पर, ठीक है। टोटल कितनी है? पढ़ दे। 3 जोड़ी है। क्या मैंने तेरे को 3 जोड़ी दिखाई? 1 2 3। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 और ये 3। तो 3 इधर 3 इधर काइटिन की प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? एक पर्दे की तरह योनि के आगे मिल रही है, एक पर्दे की तरह लटकी हुई है, एक पर्दे की तरह सामने लटकी हुई है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गोनोफाइसिस या ओवीपोजिटर बोलते हैं। फीमेल गोनोफाइसिस या ओवीपोजिटर बोलते हैं। ये काइटिन की प्लेट होती है ना। जैसे लगता है जैसे छत से पर्दा लटका रहा हो योनि के सामने। ये योनि जो होती है इसके सामने ऐसे छत से पर्दा लटका रखा हो यहां। डन? क्लियर है? जनन कोष्ठ का पश्चिम भाग ऊथिका चैम्बर कहलाता है तथा यह ऊथिका फोर द्वारा बॉडी से बाहर खुलता है। अब ये चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसका कहीं पर भी डायग्राम नहीं दे रखा है। इसका डायग्राम नहीं दे रखा। आइए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर क्या मिल रही है सर? काइटिन की प्लेट्स मिल रही है, ये समझ में आ गया। 1 2 3 मिल रही है, ठीक है। समझाने के लिए काइटिन की प्लेट्स मिल गई। अब पीछे में कैसे दिखाऊं? बात ये आ रही है। लिख तो देते हम, पीछे दिखाएं कैसे? ये जो योनि जो है इसके पीछे की तरफ कैसे दिखाऊं? यही होएगा। 2D है ना ये, 2D है, कैसे दिखाएं भाई साहब? तो यहां पर इस तरीके से दिखा देते। यहां पर योनि के पीछे की तरफ यहां पर एक छिद्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है? योनि के पीछे की तरफ। अब पीछे कैसे दिखाऊं? पीछे कैसे दिखाऊं इस बोर्ड पर?
जैसे ये योनि है ना, ये योनि है, इसके पीछे की तरफ यहां पर, ठीक है, क्या मिल रहा है, एक चैम्बर मिलता है जिसका नाम है ऊथिका चैम्बर, और उसका छिद्र जो होता है उसे हम बोलते हैं ऊथिका पोर। ये जो होता है ऊथिका चैम्बर कहलाता है। और इसका पोर जो होता है, छिद्र जो होता है, वो क्या कहलाता है, ऊथिका पोर। ठीक है, तो यहां पर बना दूं, समझ में ना आए तो पीछे की तरफ, ठीक है, योनि के पार्श्व में मिलती है यहां पर, यहां से हटा देता हूं मैं। ये ऊथिका चैम्बर था, और इस ऊथिका चैम्बर में जो छिद्र है उसका नाम है ऊथिका पोर। यहाँ पर छेद है, उसका नाम है ऊथिका पोर। वेजाइना के पीछे की तरफ, पीछे की तरफ है। डन, ओके जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात थी। अब ये जो डायग्राम है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी बताऊंगा। यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मादा जनन तंत्र था, इतना सा ये संरचना थी मादा जनन तंत्र की। अब मेन चीज है यहां पर जो आगे की प्रोसेस है, आगे की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है जो समझ में नहीं आती। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला टॉपिक है मैथुन। ध्यान से सुनिएगा, मैथुन कॉपुलेशन, नर जो है अपने जननीय बाह्य जननेंद्रिय से मादा जनन क्षेत्रों में अपने शुक्राणु को भेजेगा, है ना, वीर्य सेचन। तो इनमें जनन काल जो होता है वो मार्च से सितंबर तक का होता है। याद रखना, मार्च से सितंबर तक ही ये क्या करते हैं, इनमें जनन काल होता है, क्योंकि अंडाशय से अंडाणु इस मौसम में निकलते हैं, मार्च से सितंबर में। पहला बिंदु मादा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मादा नर को अट्रैक्ट करती है जी। कैसे? मादा जो होती है, मादा कॉकरोच जो होती है, उसके अंदर ग्रंथियां होती है जिसको हम वाष्पशील ग्रंथियां बोलते हैं, जो वाष्पशील हार्मोन, जिनको हम एक्टो हार्मोन या फेरोमोन्स बोलते हैं। क्या सर? मान लो मैं मादा हूं और मेरे अंदर जो कुछ स्पेशल ग्रंथियां मिल रही है जिसका नाम है वाष्पशील ग्रंथियां, जो कुछ ऐसे हार्मोन्स निकालती है जो गंध युक्त होते हैं, गंध युक्त, है ना, गंध निकलती है उन हार्मोन्स में। आपने देखा होगा कई कीड़े होते हैं बदबूदार होते हैं, वो क्या निकलते हैं, उनके हार्मोन्स निकलते हैं जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, फिरोमोन्स बोलते हैं। याद रखना, भूलना जाइएगा। तो मादा ने क्या निकाल दिए, ऐसे हार्मोन जो विपरीत लिंग को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उनको हमने बोला फिरोमोन्स। इनकी स्मेल मेल कॉकरोच को आकर्षित करती है, इनकी गंध जो है वो मेल को आकर्षित करती है, और मेल के जो एंटीना जो होते हैं, नर में जो श्रृंगिकाएं जो थी, उनकी सहायता से नर मादा के पास पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से होता है। मेल कॉकरोच फेलोमियर की हुक की सहायता से ऊथिका पोर को खोलते हैं। अब ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है। आज ही तुमको फेलोमियर बताया था, नर में फेलोमियर्स बताए थे, 3 थे, हुक मिल रहे थे उसमें, लेफ्ट, राइट, वेंट्रल। पढ़ देख, इधर देख, ये देख, लेफ्ट, राइट, वेंट्रल, इसमें हुक जैसी संरचना थी। हाँ सर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें हुक था। हाँ। अब ये हुक जो होंगे वो, ये हुक क्या करेंगे, इधर देख, ये हुक क्या करेंगे, इस छिद्र दिख रहा है, ये ऊथिका, ऊथिका दिख रहा है, ऊथिका, इस ऊथिका में छिद्र है, इस छिद्र में अपने हुक डालेंगे, हुक, और इसको खोलेंगे। ठीक है सर, आइए। मेल कॉकरोच के फेलोमियर्स के हुक ऊथिका पोर को, ऊथिका का जो छिद्र जो था उसको खोल देते हैं। लेफ्ट फेलोमियर का स्यूडोपेनिस जो था, अब स्यूडोपेनिस बताया था तुमको। अब देख, यू मान ले, ये यूं समझो, ये ऊथिका चैम्बर है, इधर ध्यान से देखना, ये ऊथिका चैम्बर है। कौन है बेटा? ये ऊथिका चैम्बर है। ये देखिए, जो मैंने यहां पर देखा है ना, ये वाला, ये ऊथिका, बोला था ना ऊथिका चैम्बर है, उसके अंदर छेद क्या कहलाएगा, ऊथिकल पोर कहलाएगा, ऊथिकल छिद्र कहलाएगा। ये ऊथिका चैम्बर है, और इसके अंदर ये
ऊथी का छिद्र है। डन। मादा के ऊपर मिल रहा है। अब नर के याद करें इस तरीके से फेलोमियर थे। ये फेलोमियर के हुक इसके अंदर जाएंगे, हाँ इसको खोल देंगे। हाँ जी, क्या खुल गया सर जी? ये आपका खुल गया, छेद बड़ा हो गया, ऊथिकल छिद्र बड़ा हो गया। अब ये वापस भी तो सिकुड़ सकता है ना। तो यहां पर कोई स्यूडोपेनिस था लेफ्ट फेलोमियर का, ये स्यूडोपेनिस था। हाँ, ये स्यूडोपेनिस इसके अंदर घुस गया ताकि ये छिद्र, ऊथिकल छिद्र जो है वो वापस से बंद ना हो जाए, उसके अंदर धंस जाता है। लो जी, यही लिखा हुआ है। लेफ्ट फेलोमियर का जो स्यूडोपेनिस जो था वो मादा जनन छिद्र में घुस जाता है और नर एवं मादा को स्थिर स्थिति में बनाए रखता है। उसके अंदर घुस गया और स्थिर स्थिति हो गई। अब वो छिद्र बंद नहीं होगा और नर जो है मादा के ऊपर चिपका पड़ा है। अब क्या होगा? अब शुक्राणुधर, याद कर स्पर्मेटोफोर, याद आ रहा है स्पर्मेटोफोर? 3 आवरण थे, आज बताया था। स्पर्मेटोफोर जो है वो नर से मादा में स्थानांतरित हो जाएंगे। अब नर जो है मादा से चिपका पड़ा है, उसका जो स्यूडोपेनिस जो लेफ्ट फेलोमियर में था उस ऊथी का पोर के अंदर घुस गया और क्या कर दिया वहां पर भाई? डाल दिए स्पर्मेटोफोर डाल दिए। ठीक है, अब ये मैथुन 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे तक ये मैथुन प्रक्रिया चलती रहेगी। अब जो स्पर्म जो है या स्पर्मेटोफोर, स्पर्म जो है वो किसमें, शुक्राणु किसमें थे? स्पर्मेटोफोर में 3 आवरण थे ना, अभी बताया था। निकलकर फीमेल की स्पर्मेथिका में संग्रहित हो जाते हैं। यानी इमेजिन कर, ये छेद दिख रहा है तेरे को? हाँ, मादा का क्या था? ऊथिका का चैम्बर में ऊथिका छिद्र था। इस छेद को पहले खोलो, स्यूडोपेनिस डाल दो, डाल दिया। स्यूडोपेनिस डालने के बाद फिर शुक्राणु अंदर डाल दो। अब शुक्राणु जो है अंदर आकर किसमें घुस जाएंगे सर? इसके अंदर। शुक्राणु किस में आएंगे? वो स्पर्मेटोफोर यहां से होते हुए किस में आएंगे सर? इसमें आएंगे। किसमें? स्पर्मेथिका में आ जाएंगे। स्पर्मेथिका में कौन आ गए हैं गुरु? स्पर्मेथिका में, मादा की स्पर्मेथिका में संग्रहित हो जाएंगे। कौन? शुक्राणु। ठीक है जनाब। 20 घंटे में स्पर्मेटोफोर खाली हो जाते हैं, यानी लगभग 20 घंटे के बाद वो स्पर्मेटोफोर खाली हो जाएंगे। सारे के सारे हो गए खाली, डाल दिए सारे के सारे। ठीक है, चलिए जी। अब मादा के गोनोफाइसिस खाली स्पर्मेटोफोर को ऊथिकल पोर से बाहर निकाल देते। प्रत्येक ओवरियोल से एक परिपक्व अंडाणु जेनाइटल चैम्बर में आता है। गोनोफाइसिस अंडे को 8-8 की 2 कतारों में व्यवस्थित कर देते हैं। स्पर्मेथिका में संकुचन होता है, शुक्राणु अंडाणु के ऊपर गिर जाते हैं। 16 अंडों का एक साथ निषेचन होता है। आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा एक ही झटके में समझ देख, ध्यान से सुन। यहां पर कौन है? शुक्राणु है। स्पर्मेथिका में कौन आ गए हैं? शुक्राणु आ गए हैं। ठीक है, अब यहां से ऊपर से कौन आ रहे हैं? ये अंडाणु 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8-8 की कतार में आ रहे हैं। 8 इधर से 8 इधर से आते जाएंगे और ये योनि के पास आएंगे। आते जा रहे। जैसे यहां पर पहुंचेंगे स्पर्मेथिका संकुचित होएगा और डाल देगा क्या? शुक्राणु को किसके ऊपर? इन अंडाणुओं के ऊपर डाल। देखिए नीचे आते जाएंगे, कतार में आते जाएंगे। कतार में जब आएंगे तो स्पर्मेथिका संकुचित हुआ, डाल दिया क्या? शुक्राणु ने निषेचन कर दिया। 18 अंडाणुओं का निषेचन होएगा। 18 शुक्राणु 16, 8 और 8 16, मैं 18 बोल रहा हूं। 16 अंडाणु का निषेचन होएगा 16 शुक्राणु से। तो 16 युग्मनज नहीं बनेंगे। कितने युग्मनज बनेंगे? क्या मैं बोल सकता? 16 अंडे निषेचित हो जाएंगे। 16 अंडे एक साथ क्या होंगे? निषेचित होंगे कि नहीं? खत्म करना। 16 अंडे निषेचित हो गए। हो गया निषेचन। ठीक है जी, निषेचन हो चुका। अब आगे क्या होगा? निषेचन आंतरिक होता है, शरीर के अंदर हो रहा था।
इनके निषेचित अंडे एक संपुट संकोशिका जिसे अंड कवच ऊथिका कहते हैं, निषेचन के बाद बाईं संपार्श्विक ग्रंथि घुलनशील प्रोटीन स्रावित करती है, दाईं संपार्श्विक ग्रंथि हाइड्रोक्सीफिनॉल स्रावित करती है। दोनों पदार्थ के मिश्रण से भूरे रंग का स्क्लेरोप्रोटीन बनता है, जो पर्स के समान एक आवरण अंडे के चारों तरफ बनते हैं। इन्हें ऊथिका कहते हैं। आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया। मेरे गुरु, मेरे भाई, ध्यान से सुन। तूने यहां से 8 इधर कतार, 8 इधर कतार, 8 कतार से अंडाणु आए, 8 इधर से आए। ये जैसे ही आ रहे थे, पुचुक स्पर्मेथिका ने किया पुचुक। स्पर्मेथिका के अंदर कौन थे? शुक्राणु। शुक्राणु अंडाणु के ऊपर गिरे, निषेचन कर दिया, हो गया निषेचन। अब यहां पर क्या है? 16 अंडे निषेचित है। हाँ सर, ये 16 अंडे निषेचित है यहां पर, योनि वाले भाग है। हाँ, अब भाई ये कोलेटरल ग्लैंड तुमको याद नहीं आ रही है? ये कोलेटरल ग्लैंड क्या करेंगी? इनका तो हमने कार्य नहीं देखा। इनको संपार्श्विक ग्रंथि बोलते। क्या बोलते हैं? संपार्श्विक ग्रंथि बोलते। कोलेटरल ग्लैंड, संपार्श्विक ग्रंथि। ये संपार्श्विक ग्रंथि एक प्रोटीन का आवरण बनाती है इन 16 जो अंडे जो निषेचित हुए हैं उनके ऊपर। किसका? प्रोटीन का, स्क्लेरोप्रोटीन का आवरण बनाती है। निषेचित जो अंडे जो है, जो निषेचित अंडे हैं, उन निषेचित अंडों पर क्या बनाई? स्क्लेरोप्रोटीन का एक आवरण बनाया। वो स्क्लेरोप्रोटीन किसने निकाला? इन ग्रंथियों ने निकाला। ये जो ग्रंथियां है ना, ये ग्रंथि, इन्होंने प्रोटीन का एक आवरण निकाला जिसका नाम है स्क्लेरोप्रोटीन, जो निषेचित अंडाणु के ऊपर यानी युग्मनज के ऊपर चढ़ गया। ये देख यहां पर पड़ा क्या? निषेचन के बाद बाईं संपार्श्विक ग्रंथि, बाईं यानी लेफ्ट और राइट, ये दोनों, बाईं और दाईं, ये दोनों संपार्श्विक ग्रंथि का मतलब कौन है बेटा? याद रखना, कोलेटरल ग्लैंड। मैंने हिंदी में बताना भूल गया था। संपार्श्विक ग्रंथि यानी कोलेटरल ग्लैंड जो थी, इन्होंने कुछ घुलनशील प्रोटीन बनाए, है ना, जिसको हमने बोला क्या? स्क्लेरोप्रोटीन, जो भूरे रंग का है, जो पर्स के समान एक आवरण बन जाता है, जो अंडों के चारों तरफ बन जाता है। किसके तरफ? अंडे, जो निषेचित अंडे हैं उनके चारों तरफ बन जाता है। अब इस संरचना को हम बोलते हैं ऊथिका। अब याद कर, मैंने तेरे को ये डायग्राम दिखाया था और मैंने बोला था आएगा अभी। देखिए ये वाला डायग्राम कहां गया? ऊथिका वाला। ये देखिए, अंडा 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 अंडा, 4 4 8 के ऊपर एक आवरण पर्स के समान बन रहा है। मैंने यहां पर एक एक के ऊपर बना दिया है। एक काम करते हैं, 8 अंडे जिनका निषेचन हो गया यहां पर। चलो इसको मैं वापस से बना देता हूं, कंफ्यूज्ड हो गए होंगे आप, है ना। मैं वापस से समझाता हूं। देख बेटा, यहां तक की बात तो समझ में आ गई बेटा। 8 अंडे इधर से आए, 8 इधर से आए। 8 जब आएंगे उनके ऊपर शुक्राणु डाल दो, अंडा निषेचित। चलो जी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ही हो गए। ऐसे ही 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 8 इधर दिखा दिए और 8 मैं इनको ऐसे दिखा देता हूं। ये 8 ऐसे दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 अंडाणु का निषेचन हो गया, 8 अंडाणु का निषेचन हो गया। टोटल 8 युग्मनज, ये 8 युग्मनज, ये निषेचित अंडे हैं। अब भाई साहब, ये जो ग्रंथि जो तुमको दिखाई दे रही है, कोलेटरल संपार्श्विक ग्रंथि, इन्होंने सिंपल प्रोटीन बना दिया यार। और वो प्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन का एक आवरण चढ़ गया इनके ऊपर। बताइए, अब बताइए, अब समझ में आ गया, अब क्लियर है। तो अंदर ये संरचना क्या कहला रही है गुरु? इस संरचना को हमने बोला ऊथिका। ये संरचना क्या कहला रही है? ऊथिका। और इस ऊथिका के अंदर 8 अंडाणु जो हैं वो निषेचित हो चुके हैं। आई होप यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी।
चलें फिर आगे बेटा जी, समझ में आ गया ये ऊथिका, निषेचित अंडाणु इस ऊथिका के अंदर हैं और ये ऊथिका बनाने के लिए जो आवरण जो चढ़ाया गया है ऊथिका बनाने के लिए वो किसने निकाला था? इन संपार्श्विक ग्रंथियों ने निकाला है। डन, क्लियर। चलिए जी, यहां तक की बात हम लोग कर चुके हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब ये जो ऊथिका जो होंगी, ये जो ऊथिका जो है बच्चे, जिन ऊथिका के अंदर क्या है? निषेचित अंडाणु है। इन ऊथिका को इस योनि भाग से होते हुए बाहर निकाल दिया जाएगा, शरीर से बाहर। कहां पर? जहां पर आर्द्रता होगी, जहां पर नमी होगी, वहां पर इन ऊथिकाओं को जहां आर्द्रता होगी, जहां दरारें होंगी, वहां पर जहां भोजन मिल रहा होगा वहां पर निकाल दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, वहां पर एक मादा निकाल देती है। डन, ये है आज का लास्ट बिंदु और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब अंडे जो है निषेचित अंडे जो है, युग्मनज जो है, उनका परिवर्तन ऊथिका के अंदर होएगा। यस, बच्चे जो होंगे वो उसी ऊथिका के अंदर परिवर्तित होंगे। औसतन 9 से 10 ऊथिका पैदा करती है। प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं। एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 अंडे हो जाते, नहीं, एक ऊथिका में 14 से 16 नहीं, 8 अंडे होते हैं। 14 से 16 कहां से हो जाएंगे? 8 होंगे, ठीक है। लगभग 9 से 10 ऊथिका पैदा होंगी, है ना। एक जीवन काल में उसके 9 से 10 ऊथिका पैदा हो रही है और प्रत्येक ऊथिका में 8 अंडे होते हैं। 8 अंडे होते हैं। ऊथिका के अंदर एक शिशु अवस्था बनती है। अब वो जो 8 अंडे होंगे वो क्या करेंगे? शिशु अवस्था में आएंगे। 8 ऊथिका के अंदर ही है ना, यानी एक ऊथिका में 8 शिशु बनेंगे, यूं समझना। भाई तूने ये समझाना, ये ऊथिका है जिसके अंदर अंडे निषेचित हो चुके हैं। अब ये ऊथिका बाहर निकलेंगी, हाँ जी बाहर निकलेगी। प्रत्येक निषेचित अंडा किसमें बदलेगा? आपके शिशु में बदलेगा, है। चलो जी, आगे लिखा हुआ है शिशु बन जाता है। इस शिशु को हम निम्फ कहते हैं, याद रखना। ये जो शिशु अवस्था जो आएगी ना ऊथिका के अंदर ही, उसका नाम है निम्फ। जो एडल्ट के जैसा है, जो वयस्क के जैसा होता है, जिसमें विंग्स यानी पंख एवं जननांगों को छोड़कर निम्फ को एडल्ट बनने में 1 वर्ष लगता है। मतलब ध्यान से सुनना, देखिए एक वयस्क कॉकरोच और एक शिशु कॉकरोच में फर्क क्या था? जो शिशु कॉकरोच है उसका नाम है निम्फ। शिशु जो कॉकरोच जो था, जो ऊथिका के अंदर अभी विकसित हो रहा है, उसका नाम है निम्फ। उस निम्फ में विंग्स यानी पंख नहीं है और जनन अंगों का विकास नहीं हुआ। बाकी वो बिल्कुल एडल्ट के जैसा है, यानी वयस्क के जैसा। सिर भी है, श्रृंगिकाएं भी है, संयुक्त नेत्र भी है, पैर भी है, पंख नहीं है, वक्ष है, उदर है, सब कुछ है। जनन अंगों का विकास नहीं हुआ, पंखों का विकास नहीं हुआ है। बाकी वो पूरा का पूरा वयस्क के जैसा होता है और उसको वयस्क में बदलने के लिए 1 वर्ष लगता है, 1 साल लग जाता है। कॉकरोच का परिवर्तन पोरोमेटाबोलस होता है। पोरोमेटाबोलस होता है, इसका मतलब होता है इनके परिवर्तन में निम्फ अवस्था पाई जाती है। याद रखना, ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसमें निम्फ अवस्था मिलती है। निम्फ का मतलब एक ऐसी शिशु अवस्था जो बिल्कुल एडल्ट के जैसी है, बस फर्क इतना सा हो जिसमें पंख और जननांग विकास ना करे, ऐसे शिशु अवस्था को हम बोलते हैं निम्फ। और निम्फ जिनके अंदर मिलता है, ऐसा परिवर्तन पोरोमेटाबोलस कहलाता है। लगभग 13 निर्मोचन के बाद निम्फ वयस्क में बदलता है। यानी निर्मोचन का मतलब शरीर में बदलाव आते हैं। कितनी बार? पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार, ऐसे करते करते लगभग 13 टाइम्स बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसको हम बोलते हैं मोल्टिंग, हिंदी में बोलते हैं निर्मोचन। 13 निर्मोचन के बाद एक निम्फ जो है वो वयस्क में बदलता है। अंतिम निम्फ अवस्था से पहले जो अवस्था में पक्षतल्प विंग्स आ जाता है, यानी जो अंतिम अवस्था आएगी ना वयस्क बनने की, जो अंतिम अवस्था आएगी 13 अवस्थाओं में से जो 12वीं अवस्था आएगी शरीर में, जो परिवर्तन होंगे उस 12वीं अवस्था में, यानी अंतिम अवस्था से पहली जो अवस्था जो आएगी, यानी 12वीं अवस्था, किसका निर्माण हो जाएगा बेटा जी?
विंग्स का, पंख का निर्माण होएगा, याद रखिएगा। दो निर्मोचन यानी दो शरीर के अंदर बदलावों के बीच का जो समय जो होता है उसको स्टेडियम कहा जाता है। निर्मोचन के दौरान निम्फ को इंस्टार कहते हैं। अब यहां पर कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। देख, ये है ऊथिका। कौन है बेटा? ये ऊथिका है जिसके अंदर इस तरीके से निषेचित अंडे थे। कितने? 4 2 6 7 8। ठीक है। अब ये अंडे, निषेचित अंडे यहीं पर ही क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। ठीक है। क्या बन गया आपका? कॉकरोच बन गए हैं। ये शिशु कॉकरोच है जिसमें जननांग और पंख नहीं है। बाकी ये बिल्कुल एडल्ट के जैसा, जिसको हमने बोला निम्फ। कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गया। अब ये निम्फ जो है 13 बार इसके शरीर में बदलाव आएगा। आपके सामने अगर ये लाइनें लिख दें तो समझ में नहीं आती, इसलिए समझाना पड़ेगा ना। 13 बार शरीर में बदलाव आता है और इन बदलावों को हम बोलते हैं निर्मोचन, मोल्टिंग बोलते हैं। 13 बार जब हो जाती है तो बनता है वयस्क। अब ये बोल रहा है, ध्यान से सुन, ये जो 13 बार जो बदलाव आ रहे हैं निम्फ में, निम्फ बिल्कुल किसके जैसा होता है? वयस्क के जैसा। बस फर्क इतना होता है, निम्फ में पंख नहीं थे। तो वो कब आते हैं? जब 12वां निर्मोचन चलता है, 12वां निर्मोचन होता है। निर्मोचन मीन्स शरीर में बदलाव, 12वें निर्मोचन में पंख आ जाते हैं। दो निर्मोचन के बीच के काल को क्या बोलते हैं? दो निर्मोचन के बीच के काल को हमने स्टेडियम बोला। ये भी समझ में कि पहला निर्मोचन दूसरा निर्मोचन हुआ, उसके बीच का जो अंतराल है वो क्या कहला रहा है? स्टेडियम कहला रहा है। जब निर्मोचन चल रहा है निम्फ में तो ऐसे निम्फ को हमने इंस्टार बोला है। तो इंस्टार कौन है? निर्मोचन के दौरान निम्फ को हम क्या बोलते हैं? इंस्टार बोलते हैं। दो निर्मोचन के मध्य जो समय जो होता है उसको हम स्टेडियम बोलते हैं। अंतिम निम्फ अवस्था से पहले यानी 13 निर्मोचन होंगे ना, तो 13वें निर्मोचन से पहले कौन सा हो गया? 12वां। तो 12वीं अवस्था में विंग्स आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं। कितने टोटल निर्मोचन हो रहे हैं? 13 हो रहे हैं। और इस तरीके से अगर निम्फ बनता है किसी के जीवन काल में तो उसको हम पोरोमेटाबोलस विकास बोलते हैं। निम्फ क्या होता है? जो बिल्कुल एडल्ट के जैसा होता है, वयस्क के जैसा होता है, बस उसमें पंख नहीं थे और जनन अंगों का विकास नहीं हुआ था। ठीक है। 1 वर्ष लग जाता है किसमें? आपके निम्फ से एडल्ट बनने में। खत्म। ये था आपका पूरा का पूरा कॉकरोच। ये खत्म हुआ है बेटा हमारा पूरा का पूरा कॉकरोच। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। कॉकरोच की प्रत्येक अंडाशय में कितने पिंड ओवेरियोल्स होते हैं? एक अंडाशय में कितने ओवेरियोल्स थे? ओवेरियोल्स 3 थे, 6 थे, 8 थे, 16 थे। लगाइए आंसर, कितने ओवेरियोल्स मिल रहे थे? दूसरा प्रश्न, कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या था? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या था? क्या निकाला था कॉकरोच ने? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमीनो अम्ल? चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते बेटा, कॉकरोच के प्रत्येक अंडाशय में कितने ओवेरियोल? याद करो, ओवेरियोल क्या थी? नलिकाएं थी। 8 ही तो थी। एक अंडाशय में 8 ओवेरियोल थी। खत्म। दूसरा, कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या था? भैया यूरिक अम्ल उत्सर्जन करता है। कॉकरोच जो है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। ये था बेटा जी आपका पूरा का पूरा कॉकरोच, और इसी के साथ हमने चैप्टर किया है समाप्त। डन। कौन सा? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अब आगे के जो चैप्टर है वो आएंगे। अब कौन सा चैप्टर आएगा आपको जल्द ही पता लग जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।